चलिए अब हम करेंगे कैपेसिटर के क्वेश्चंस। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सारे रिसेंट ईयर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, नीट के, मेंस के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो कुछ आएगा 100% इसी में से आएगा। बहुत ध्यान से बेटा, क्वेश्चंस हल्के नहीं हैं, सिंपल और ट्रिकी हैं। बहुत ध्यान से आपको करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर है, C1 दिया है 2 माइक्रोफेरेड। C1 कितना दिया है? 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ लगा है C1, ये है 2। C2 दिया है 6 माइक्रोफेरेड, ये है 6। और C3 दिया है 12 माइक्रोफेरेड, ये है 12। C1 कितना है? 2, C2 कितना है? 6 और C3 कितना है? 12। ये कुछ ऐसे जुड़े हैं। हमें चार्ज का रेशो बताना है C1, C2 और C3 में। तो मान लेते हैं कि इससे Q1 चार्ज बह रहा है और इससे Q2। अच्छा, एक चीज और, 6 और 12 से चार्ज कैसा बहेगा? सेम। 6 और 12 से चार्ज कैसा बहेगा? सेम। मतलब C2 और C3 से सेम चार्ज बहेगा, वो तो खैर सब में ही दिया है। कुल मिला के ये कि 6 और 12 का इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12। तो ये हो गया 6 इंटू 12 बाय 18। तो 6 3 जा 3 4 जा, तो C आ गया 4 माइक्रोफेरेड। C आ गया 4 माइक्रोफेरेड। अगर मैं फिर से फिगर बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी। C1 की बातें पहले करो, तो ये 2 है और ये 4 है। और चार्ज कैसा कैसा बह रहा है मुझे बताना है। तो मुझे पता है कि जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैपेसिटी के रेशो में होता है। जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैपेसिटी के रेशो में होता है। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा उससे बहने वाला चार्ज भी ज़्यादा, और जिसकी कैपेसिटी कम उससे बहने वाला चार्ज भी कम। यानी अगर यहाँ से x चार्ज जाएगा तो यहाँ से 2x चार्ज जाएगा। इसकी कैपेसिटी इससे डबल है ना बेटा। तो अगर यहाँ से x चार्ज जा रहा है तो यहाँ से 2x चार्ज बहेगा। तो C1 यानी नीचे की ब्रांच की बात करना है, C2 C3 ऊपर हैं, तो चार्ज का रेशो आएगा x रेशो 2x रेशो 2x। पहले इसकी बात करना है, फिर ऊपर के दोनों की बात करना है। तो चार्ज का रेशो आएगा x रेशो 2x रेशो 2x। x कॉमन ले लो तो 1 रेशो 2 रेशो 2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। आंसर आएगा D। बहुत ध्यान से, 6 और 12 का मैंने क्या निकाला? इक्विवेलेंट। 6 और 12 का इक्विवेलेंट आया 4। तो ऊपर लगा है 4, नीचे है 2। C1 इसे कहा गया है, C2 C3 जो ऊपर लगे उन्हें कहा गया है। तो अगर 2 वाले से x चार्ज बह रहा है तो ऊपर की ब्रांच से 2x चार्ज बहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी डबल है। तो चार्ज रेशो क्या हो जाएगा? x रेशो 2x रेशो 2x। x कॉमन ले लें तो 1 रेशो 2 रेशो 2। ये सब मान के चलिए आप 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 capacitors of capacities 2C and C are joined in parallel। बना लो फिगर, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। एक कैपेसिटर है 2C, एक कैपेसिटर है C, इन्हें पैरेलल में मैंने जोड़ दिया। एंड चार्ज अप टू अ पोटेंशियल ऑफ V, और इनका पोटेंशियल कितना है? V, दोनों का है ना। बना देता हूँ, ये V वोल्ट की बैटरी से मैंने जोड़ दिया। इससे कितना चार्ज बहेगा? Q1 बराबर C1 कितना है? 2C इंटू V। तो इससे बहने वाला चार्ज हो गया 2CV। और इससे कितना चार्ज बहेगा? Q2 बराबर CV। तो C इंटू V, कैपेसिटी C, पोटेंशियल V। तो Q1 पहली ब्रांच से ऊपर वाले से चार्ज कितना बह रहा है? 2CV। नीचे वाली ब्रांच से कितना बह रहा है? CV। फिर कह रहे हैं कि बैटरी रिमूव कर दी। बैटरी रिमूव कर देते हैं तो आपको पता होगा कि चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। बैटरी रिमूव कर दी तो आपको पता है चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। और जो है उस लेंथी क्वेश्चन है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, यानी इसकी बातें कर रहे हैं। बैटरी को रिमूव करने के बाद इसको क्या किया? किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया। कितना है? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो इसकी कैपेसिटी C से बढ़कर कैसी हो जाएगी?
आपने पढ़ा है कि सी मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स ऑफ सी एयर होता है। फिर से समझ लीजिए अभी तक क्या क्या हुआ। एक 2C कैपेसिटी है, एक C कैपेसिटी है, दोनों पैरेलल में जुड़ी हैं और V वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हैं। तो इससे बहने वाला चार्ज निकाल लिया CV से तो 2CV आ गया, इससे बहने वाला चार्ज निकाल लिया CV से तो CV आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, बैटरी को हटा दो, बैटरी को हटा दिया और ये जो कैपेसिटी है इसको किसी मीडियम में डुबा दो जिसका डाइलेक्ट्रिक K है। तो हमें पता है किसी मीडियम में डुबाने पर कैपेसिटी बढ़ जाती है K टाइम्स, तो इसकी कैपेसिटी कैसी हो गई। अब हमें नया पोटेंशियल निकालना है, अब हमें नया पोटेंशियल निकालना है। तो लगा दो Q बराबर CV, V निकालना है मुझे, तो V बराबर Q बाय C। तो V कौन सा निकालना है, दोनों का एक तरह से कह सकते हो कॉमन पोटेंशियल। तो Q की जगह अपन ले लेंगे टोटल चार्ज, चार्ज तो नहीं बदलता बैटरी को रिमूवल पे, बैटरी लगी रहती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, बैटरी हटा देते हैं तो चार्ज कांस्टेंट होता है। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी लगा देते हैं, तो ये V मुझे निकालना है। तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2। चार्ज ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, एक का 2CV एक का CV, 2CV प्लस CV अपॉन C1 की जगह क्या लिखें 2C और C2 की जगह KC। ये तो 2C है और ये KC है ना। C कॉमन लेके काट दें, एक मिनट, कॉमन पोटेंशियल को VC लिख देते हैं, V कॉमन है ना, यही नया पोटेंशियल हमें निकालना है। C कॉमन लेके काट दो तो नया पोटेंशियल हो गया 2V प्लस V अपॉन 2 प्लस K, दिख रहा हो तो ये मैंने C कॉमन लेके काट दिया। तो V कॉमन क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल बात का क्या हो गया 3V अपॉन 2 प्लस K। नया पोटेंशियल क्या हो गया 3V अपॉन 2 प्लस K। नया पोटेंशियल क्या हो गया 3V अपॉन 2 प्लस K। नया पोटेंशियल क्या हो गया 3V अपॉन 2 प्लस K, यानी ऑप्शन ए। नया पोटेंशियल क्या हो गया 3V अपॉन 2 प्लस K या K प्लस 2, एक ही बात है। बहुत ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस एक से बढ़ के एक इम्पोर्टेंट है, नए क्वेश्चंस हैं, आपसे बनना चाहिए। क्या क्वेश्चन था, क्लियर है, दो कैपेसिटर है, उन्हें बैटरी से जोड़ा, फिर बैटरी हटा ली, फिर सेकंड वाले कैपेसिटर को मीडियम में रखा, तो नया पोटेंशियल निकालना था। नया पोटेंशियल यानी हमने कह दिया कॉमन पोटेंशियल, इसका फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या फार्मूला होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 की जगह 2CV, Q2 की जगह CV, C1 तो वही है 2C, C2 C की बजाय कितना हो गया KC। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए सॉल्व किया तो क्या आ गया 3V बाय 2 प्लस K। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द रिपोर्टेड फिगर, तीन कैपेसिटर दिख रहे होंगे C1 C2 C3 और तीनों सीरीज में दिख रहे होंगे। अगर मैं ऐसे ऐसे चार्ज बहाऊं तो तीनों सीरीज में दिख रहे होंगे। तो मुझे तीनों की वैल्यू बताओ, चलो रख देंगे। तो सीरीज में तो क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या निकालना है हमें, टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये फॉर्मूला लगेगा। तो 1/C बराबर 1 इसकी कैपेसिटी कितनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एप्सिलॉन नॉट KA/D दिख रही हो तो एप्सिलॉन नॉट KA/D, C1 की वैल्यू डाली, इसी तरह C2 की डालो एप्सिलॉन नॉट K की जगह 3K दिख रहा हो तो A की जगह A/2D, एप्सिलॉन नॉट इंटू 3K इंटू A/2D। इसी तरह C3 की वैल्यू डालो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट K की जगह 5K इंटू A की जगह A और D की जगह 3D, दिख रहा हो तो तीन कैपेसिटर दिख रहे होंगे, सीरीज में दिख रहे होंगे। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 की जगह क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट KA/D, C2 की जगह क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट 3K इंटू A/2D और C3 की जगह क्या लिखा है एप्सिलॉन नॉट 5K इंटू A/3D। तो सॉल्व करो बेटा इसे।
सॉल्व करो तो 1/c बराबर d, एक मिनट कुछ कॉमन ले लो, कॉमन लेने से चीज़ें आसान होंगी। चलो अच्छे से लिख देते हैं अभी पहले। 1/c बराबर हो गया d बाय एप्सिलॉन नॉट के ए प्लस 2d बाय एप्सिलॉन नॉट 3k इंटू ए, दिख रहा हो तो, प्लस 3d बाय एप्सिलॉन नॉट 5k इंटू ए, दिख रहा है। 1/c बराबर d बाय एप्सिलॉन नॉट के ए प्लस 2d बाय एप्सिलॉन नॉट 3k इंटू ए। बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद। तो d अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो? d अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, सब में है देखो, d अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2/3 और वहाँ बचेगा 3/5। 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5। एक बार और देख लेते हैं, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। 1 प्लस 2/3 प्लस 3/5, सॉल्व कर लो बेटा आप। d बाय एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम ले लो 15, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 9। क्या हो जाएगा? d बाय एप्सिलॉन नॉट के 15 और 10 25, 25 और 9 34, 34, 34/15। बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है। तो c बराबर आ गया 15/34 ऑफ, उल्टा कर दो, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। 15/34 ऑफ एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर है सीरीज में जोड़े थे। 15/34 ऑफ एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। आंसर देखेंगे 15/34 यानी डी, 15/34 एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से कीजिए। आंसर आया डी। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है विद इन 2 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर C1 एंड C2। C2 बड़ा है C1 से, उसका कोई मतलब नहीं है। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले उन्हें पैरेलल में जोड़ना है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 15/4 है। किससे? इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज से। पैरेलल में कैपेसिटी कितनी दी है? सीरीज की कैपेसिटी से 15/4 गुनी। तो रेशो बताना है हमें C2/C1 का, रेशो बताना है हमें C2/C1 का। पैरेलल में कितना होगा? C1 प्लस C2। ये 15/4 है किससे? सीरीज के कॉम्बिनेशन से। सीरीज में क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमें दिया हुआ है। C1 प्लस C2 कितना दिया हुआ है? 15/4 टाइम्स ऑफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 क्या दिया है? 15/4 टाइम्स ऑफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये एग्जिस्ट लिखा है ना, एग्जिस्ट। चलिए, तो ये हो गया C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4 C1 C2। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4, दिख रहा है C1 C2। ब्रैकेट खोल लो, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 और C1 C2 को भी नीचे ले आओ, अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू 15/4। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दिख रहा हो तो, प्लस 2C1 C2 अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू 15/4। ये हो जाएगा C1 स्क्वायर बाय C1 C2 प्लस C2 स्क्वायर बाय C1 C2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 15/4। ये एक C1 से एक C1 कट गया, C1 बाय C2, यहाँ एक C2 से C2 कट गया, C2 बाय C1 प्लस इज इक्वल टू कर दो 15/4 माइनस 2, 15/4 माइनस 2। क्लियर है? क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2 प्लस C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू
15/4 -2 क्या हो जाएगा? 15 - 8 7/4। अब एग्जैक्टली मुझे निकालना क्या है, ध्यान से देखो। मुझे निकालना है C2/C1। तो C2/C1 को कुछ नाम दे दो, x नाम दे दो C2/C1 को। तो C2/C1 को x नाम दे दिया, तो C1/C2 1/x हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 7/4। बस बेटा इसे x के लिए सॉल्व कर लो, इससे x के लिए सॉल्व कर लो। 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया है अब ये, इससे x के लिए सॉल्व कर लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है। तो हो गया 1 + x² इज इक्वल टू 7/4x। 1 + x² इक्वल टू 7/4x। ये हो गया 4 + 4x² इज इक्वल टू 7x। 4 + 4x² इक्वल टू 7x। ये हो गया 4x² - 7x + 4 इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे क्या? 7 को तोड़ो 16 मिले, मुश्किल है बेटा। चलो फार्मूले से कर लो, इसे कंपेयर कर दो। ax² + bx + c इक्वल टू 0 से मुझे x निकालना है बेटा। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या आएगी? -b ± √b² - 4ac/2 है। क्या होगी? -b यानी 7 ± √49 -4ac। 4ac 4 चौक 64, ये तो नेगेटिव में रूट आ रहा है बेटा, अपॉन 2 है तो 8। ये नेगेटिव में रूट आ रहा है, इमेजिनरी रूट आ रहा है। फिर से देख लेता हूँ, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 4। तो -b यानी कितना हो गया? 7 ± √49 -4ac। देखो बेटा कहीं गड़बड़ ना हुई हो। 4 + 4x² इक्वल टू 7x। सही है बेटा, बिल्कुल। वो तो इमेजिनरी रूट आ रहा है, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। एक आंसर शायद दिया इस तरह का, तो पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, यानी आंसर आएगा डी, नो वैल्यू डज एग्जिस्ट। आंसर आएगा डी, नो वैल्यू डज एग्जिस्ट। आंसर आएगा डी, नो वैल्यू डज एग्जिस्ट। क्लियर है? बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पे इमेजिनरी रूट आ रहा है, यानी इस तरह की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। नेक्स्ट, एक 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसे फुली चार्ज किया है। मेन डाटा पे गोले बनाओ 50 वोल्ट तक, है ना। फिर इसे हटा दिया, इसे अनचार्ज कंडक्टर से चार्ज कर दिया पैरेलल में, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 वोल्ट। ये एक तरह से आपको कॉमन पोटेंशियल दिया है, तो बस कॉमन पोटेंशियल का कोई फार्मूला लगा देंगे। तो कैपेसिटी ऑफ सेकेंड कैपेसिटर बताना है। क्लियर है? एक कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर उसे अनचार्ज कंडक्टर से जोड़ा, जिससे फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया? 20 वोल्ट। तो हमें सेकेंड कैपेसिटर की कैपेसिटी बताना है। हमें क्या करना है? दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी बताना है। कॉमन पोटेंशियल की बात है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। तो V कितना दिया है? 20, C1 कितना है? 10, V1 कितना है? 50, C2 कितना है? C2 निकालना है मुझे। V2 अनचार्ज है तो 0, ये लिखा है ना अनचार्ज, अनचार्ज यानी 0 पोटेंशियल, अपॉन C1 फिर 10, और C2 की जगह C2। इसे C2 के लिए सॉल्व करो, इससे C2 के लिए सॉल्व करो। C2 × 0 तो 0 हो गया, तो ये हो गया 20 बराबर 500 अपॉन 10 + C2। 20 से काट दो, 2 ज़ा 5 ज़ा, तो 10 + C2 बराबर 25, तो C2 बराबर 15। 15 क्या? माइक्रोफेरेड। C2 कितना आ गया? 15 माइक्रोफेरेड। C2 कितना आ गया? 15 माइक्रोफेरेड। C2 कितना आ गया बेटा? बोलेंगे 15 माइक्रोफेरेड। C2 कितना आ गया? 15 माइक्रोफेरेड। ध्यान से कीजिए। चलिए नेक्स्ट कीजिए।
In the circuit shown in the figure, the total charge is 750 microcoulomb. टोटल चार्ज कितना दिया है? 750 माइक्रोकूलम, 750 माइक्रोकूलम। और फिर पोटेंशियल अक्रॉस C2, C2 कहाँ लगा हुआ है? यहाँ के अक्रॉस पोटेंशियल दिया है 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट किसका पोटेंशियल होगा? C2 का भी और C3 का भी। तो देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 निकालना है, C2 से बहने वाला चार्ज निकालना है। ध्यान से देखो, हम C3 से बहने वाला चार्ज निकाल सकते हैं। पहले तो हम C3 से बहने वाला चार्ज निकाल सकते हैं, C3 से बहने वाला चार्ज कैसे? Q बराबर लगा दो CV। तो C कितना दिया? 8 इंटू 10 की पावर, अच्छा वो छोड़ो, 8 ही ले लो, माइक्रो में ही आंसर ले लेंगे क्योंकि ये भी माइक्रो में ही दिया है। तो कैपेसिटी की जगह लिखो 8 और पोटेंशियल की जगह लिखो 20। तो ये आ गया 160 माइक्रोकूलम, ये आ गया 160 माइक्रोकूलम, ये आ गया 160 माइक्रोकूलम। ये मैंने क्या किया? C3 से बहने वाला चार्ज निकाल लिया। ये मैंने क्या किया बेटा? बोलेंगे C3 से बहने वाला चार्ज निकाल लिया। कितना आ गया? 160। अब मुझे बताओ 750 में से अगर 160 यहाँ से बह गया तो यहाँ से कितना बहेगा? बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। C3 से 160 बह गया तो C2 से कितना बहेगा? 750 में से 160 घटा दो, 750 में से 160 घटा दो, 750 में से 160 तो 150 तो वो कम हो गया, 10 और कम कर दो, 590 माइक्रोकूलम, 590 माइक्रोकूलम। फिर से क्वेश्चन समझिए क्या है। टोटल चार्ज दिया है मुझे कितना? 750 और C2 से बहने वाला चार्ज निकालना है। तो C2 के तो इनकम्प्लीट डाटा है, ना उसकी कैपेसिटी पता है ना उसका पोटेंशियल पता है। C3 से बहने वाला चार्ज पहले निकाल लो, C3 से बहने वाला चार्ज पहले निकाल लो, C3 से बहने वाला चार्ज पहले निकाल लो और फिर 750 में से उसको माइनस कर दो तो 590 माइक्रोकूलम आ गया। आंसर कितना आ गया? 590 माइक्रोकूलम। आंसर कितना आ गया? 590 माइक्रोकूलम। क्लियर है? बहुत ध्यान से, आंसर आ गया B। नेक्स्ट, चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर निकालना है। 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर यहाँ कहीं लगा हुआ है तो ये दिक्कत देगा। मान लो कि ये जो पहली बैटरी है ये Q1 चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, इसी को डोमिनेट करो। मान लो ये जो पहली बैटरी है Q1 चार्ज प्रोड्यूस कर रही है और यही चार्ज मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ Q2 जा रहा है, यहाँ Q3 जा रहा है। Q1 को मैंने बड़ा मान लिया, अपने आप साइन चेंज हो जाते हैं और वो Q2 और Q3 दोनों ब्रांच में बट रहा है। इस पॉइंट को A नाम दो, इसको B नाम दो, इसको C नाम दो। Q1 को मैंने मेन चार्ज मान लिया है और मान लिया है कि उसके दो टुकड़े हो रहे हैं Q1 और Q2 और Q3। तो Q1 बराबर लगा दो Q2 प्लस Q3, Q1 बराबर लगा दो Q2 प्लस Q3। तो Q1 किसके किसके बीच में बह रहा है? A और B के बीच में। Q की जगह CV लिखना है तो C तो ले लो 2 और V ले लो। A का पोटेंशियल कितना है? 6 और B का मान लो X। तो 2 इंटू 6 माइनस X। Q की जगह मैंने क्या लिखा? CV और V की जगह मैंने क्या लिखा? 6 माइनस B पे पोटेंशियल मान लिया X। Q2 की जगह क्या लिखूं बेटा? बोलो CV। तो 5 इंटू B पे पोटेंशियल X है और ये तो दोनों 0 है तो 0, 5 इंटू X माइनस 0। और फिर यहाँ क्या है? Q3 बह रहा है, Q3 की जगह क्या लिख सकते हैं? CV। तो 4 इंटू X माइनस 6। यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है 6 वोल्ट की। X माइनस 6। Q1 को मैंने बड़ा चार्ज माना और मैंने मान लिया कि वही Q2 और Q3 में डिवाइड हो रहा है। तो सॉल्व करो इसे X के लिए। X क्या है? पोटेंशियल एट B है। X क्या है? पोटेंशियल एट B। X क्या है बेटा? पोटेंशियल एट B। तो ये हो गया 12 माइनस 2X इज इक्वल टू 5X प्लस 4X माइनस 24। तो ये हो गया 11X इज इक्वल टू 36। X इज इक्वल टू आ गया 36 बाय 11 वोल्ट। B पे पोटेंशियल कितना आ गया? 36/11 वोल्ट B पे।
लेकिन मुझे तो इस ब्रांच में बहने वाली चार्ज निकालना है। फिर लगा दो भाई Q बराबर CV। तो Q की जगह क्या लिखो, Q2, यही मुझे निकालना है। P की जगह क्या लिखो, 5, और V की जगह क्या लिखो, 36/11 माइनस 0। V की जगह क्या लिखो, 36/11 माइनस 0। तो ये आ गया बीच वाली ब्रांच से फ्लो होने वाला चार्ज। कितना, 5 6 30, 5 3 180/11, 11 1 11, 70 बचा, 11 6 66, 16 पॉइंट कुछ आ रहा है बेटा, यानी आंसर आ गया C। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया C। बहुत ध्यान से यहाँ हमने मान लिया कि Q1 चार्ज डोमिनेट कर रहा है, Q1 का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो क्या इक्वेशन बनेगी, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। Q1 की जगह क्या लिखो, 2 इंटू 6 माइनस एक्स। Q2 की जगह क्या लिखो, 5 इंटू एक्स माइनस 0। और Q3 की जगह क्या लिखो, 4 इंटू एक्स माइनस 6। सॉल्व करो x के लिए, ये x है क्या, B पे पोटेंशियल, और फिर मुझे इस ब्रांच से बहने वाला चार्ज निकालना है। Q बराबर CV लगाओ, तो मुझे इस ब्रांच से बहने वाला चार्ज मिला। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। लिख लीजिए V इक्वल टू 500 वोल्ट। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। E और V की मदद से E और V में रिलेशन लगा दो। E बराबर क्या होता है, V/D। इससे डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, V/E। D क्या हो जाएगा, V/E। तो 500 को डिवाइड कर दो 10 की पावर 6 से, तो आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। हो सकता है हमारे काम में आए। E और V को देख के मैंने D निकाल लिया। D कैसे निकाल लिया, V/E से। कितना आ गया, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर। बात करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एरिया दिया हुआ है, कैपेसिटी दी हुई है, निकालना क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के। फॉर्मूला लगा एप्सिलॉन नॉट K/A/D, फॉर्मूला लगा एप्सिलॉन नॉट K/A/D। तो मुझे निकालना क्या है, के आ जाएगा CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो C कितना है, 15 पिकोफेरेड, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 12। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, अच्छा अभी निकाला, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, एप्सिलॉन नॉट इज 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एरिया कितना दिया है, 10 की पावर माइनस 4। इसे आप सॉल्व करो किसके लिए, के लिए। इसे आप सॉल्व करो किसके लिए, के लिए। इसे आप सॉल्व करो किसके लिए, के लिए। सी कितना है, 15 पिकोफेरेड। के कितना है, एक मिनट, के निकालना है, CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आ गया, के आ गया CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो C कितना है, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 12। डिस्टेंस कितना निकाला, डिस्टेंस कैसे आएगा एक बार और देख लेते हैं। V/E इक्वल टू होता है V/D, तो डिस्टेंस हो जाएगा V/E। तो V कितना है 500, E कितना है 10 की पावर 6, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, बेटा यही सॉल्व होगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 15 5 75/8.8। 8.8 को अगर मैं 10 मान लूँ तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 7.5। और ये तो कम है, तो सॉल्व करो 7.5 से तो फिर ज़्यादा ही आएगा, है ना। इसको 9 मान लेते हैं, चलिए 75 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 8 से 72, 8 पॉइंट कुछ आएगा, यानी B 8.5। 8.5, जहाँ मुझे 8 दिखा मैंने 8.5 पे टिक किया, जहाँ मुझे 8 दिखा मैंने 8.5 पे टिक किया। तो इसका आंसर आ गया B। ध्यान से देखिए कैसे, ये सब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके बहुत ज़्यादा चांस हैं इस साल आने के। ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन या उसके जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफेरेड। एक प्लेट पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक प्लेट पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यानी इनका अलग अलग है बेटा चार्ज। चलो पहले कैपेसिटी की बात करो। कैपेसिटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर के ना दिया हो तो देखो के की बात कहीं नहीं है, तो के नहीं लगाया हमने, तो 1 बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हमारे काम में आएगा। हमें निकालना क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमें निकालना क्या है? दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V2 माइनस V1। होता क्या है? E बराबर क्या होता है? V अपॉन डी। V की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो ED। V की जगह क्या लिख सकते हैं? ED। तो V2 की जगह लिख दो E2D, माइनस V1 की जगह लिख दो E1D। ये हो जाएगा E2 माइनस E1 इंटू डी। अब E2 की जगह क्या लिख सकते हैं? प्लेट्स की बात है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद हो तो सिग्मा अलग है इसका, सिग्मा 2 लिख देना यहाँ, सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह E1 की जगह क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सारा तामझाम क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि दोनों प्लेटों पे चार्ज सेम नहीं है। अब सिग्मा को हटा दो चार्ज बाय एरिया से, सिग्मा 2 को लिख दो Q2 बाय ए, और सिग्मा 1 को लिख दो Q1 बाय ए, सिग्मा 1 को लिख दो Q1 बाय ए। कुछ ऐसा कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा? 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन ले लो, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और डी तो है ही कॉमन, तो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। ब्रैकेट में बचेगा Q2 माइनस Q1। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी तो कैपेसिटी कहलाती है, और ये हमें दी है 1, तो इसका उल्टा भी 1 हो जाएगा, तो ये आ गई 1 बाय 2 Q2 माइनस Q1। तो चार्ज कितना कितना दिया है? एक पे 4, एक पे 2, तो 4 माइनस 2, आंसर आ गया 1 वोल्ट। दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 1 वोल्ट। दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 1 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक कैपेसिटी दी थी 1 माइक्रोफेरेड, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल टू कर दो 1। फिर मुझे क्या निकालना था? दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो Q इक्वल टू CV से इसलिए नहीं निकला क्योंकि दोनों प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज है, तो V2 माइनस V1 निकालना था, तो V2 को लिख दिया E2D, V1 को लिख दिया E1D, डी कॉमन ले लिया, E2 की जगह क्या लिख दिया? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि हमें दिया हुआ है। E1 को क्या लिया? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 2 को कैसे हटाया? Q2 बाय ए से। सिग्मा 1 को कैसे हटाया? Q1 बाय ए से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये कॉमन आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह 1 लिख दिया, तो आंसर आ गया Q2 माइनस Q1 भी 2 आ गया, तो 2 बाय 2 आंसर आ गया 1 वोल्ट। बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। अगला है कैपेसिटर है। कैपेसिटी कितनी दी है? 5 माइक्रोफेरेड। चार्ज कितना दिया है? 5 माइक्रोकूलम। ठीक है। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटी, 2 माइक्रोफेरेड हो गई, तो कितना काम करना पड़ा? वो एनर्जी का डिफरेंस निकालो, एनर्जी का डिफरेंस निकालो, और दोनों वही वर्क कहलाएगा। तो शुरुआती एनर्जी कितनी हो जाएगी? चार्ज दिया और कैपेसिटी दी है, तो हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाय C। तो चार्ज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर, और C कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, है ना? एक से तो एक कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। ये आ गई शुरुआती एनर्जी, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो आंसर तो क्या होगा? इससे कम आएगा, क्योंकि डिफरेंस लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाएगा C बिना कुछ किए। मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ सकता है C बिना कुछ किए। अगर ये सही है तो हाफ Q स्क्वायर बाय C लगाया मैंने,
हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो चार्ज कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁶ इसका होल स्क्वायर बाय सी कितना है 5 इंटू 10⁻⁶। एक 5 इंटू 10⁻⁶ से एक 5 इंटू 10⁻⁶ कट गया, कितना आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁶। अब कैपेसिटी कितनी कर दी 2 कर दी। P2 कितना हो जाएगा सेम फार्मूला हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो हाफ क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻12 और सी कितना है 2 इंटू 10⁻⁶। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया -6, ये 4 से कैंसिल हो गया, कितना 4 5 जा 4 6 जा 24 6.25। मतलब बात की एनर्जी ज़्यादा आ गई। क्यों बात की एनर्जी ज़्यादा क्यों आई? क्योंकि कैपेसिटी कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ठीक है, अब एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, E2 माइनस E1। तो C नहीं आएगा बेटा अब, तो 6.25 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा 3.75 है ना, इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतना काम किया होगा हमने, 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतना काम हमने किया होगा, ध्यान से देखिए, इतना काम हमने किया होगा। आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिगर शोज, एक फिगर दी है, चार्ज और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा गया है। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप होती है tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी Q बाय सी, Q बाय V। Q बाय V क्या कहलाता है? कैपेसिटी। तो इस ग्राफ की स्लोप हमें कैपेसिटी बताएगी। तो देखो बेटा, एक बार चार्ज है 80, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है और वोल्टेज है 10। तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? Q बाय V करना है, तो Q है 80, वोल्टेज है 10, तो 8। और एक बार चार्ज है कितना 500, देख रहा हो, तो पोटेंशियल वही है 10, तो 50। ये 8 माइक्रोफेरेड, ये 50 माइक्रोफेरेड। एक बार स्लोप निकाली तो कैपेसिटी आई 8, दिख रहा हो, तो 80/10 यानी 8, और एक बार 500/10 यानी 50। तो आंसर क्या है? सीरीज और पैरेलल की है, ठीक है। तो ये होगी सीरीज की, सीरीज में आंसर कम होता है, और ये होगी पैरेलल की, पैरेलल में आंसर बढ़ता है। तो कौन कौन से दो कैपेसिटर हो सकते हैं वो बताना है हमें। पहले तो जोड़ के देखो 50 किस में आ रहा है, इसमें तो 50 आएगा नहीं, 100 आ रहा है, इसमें 50 नहीं आएगा, 100 आ रहा है। तो या तो बी आंसर होगा या सी आंसर होगा। 50 इन दोनों में आ रहा है, चल सॉरी, या बी आंसर होगा या डी। 40 और 10 क्या होता है 50। अच्छा, इन्हें पैरेलल में जोड़ के देखो, 40 इंटू 10/40 प्लस 10, तो 400/50 यानी 8। ये आ रहा है बेटा। 40 और 10 को अगर हम सीरीज में जोड़ें तो 8 आएगा, और पैरेलल में जोड़ें तो 50 आएगा। 40 और 10 को अगर हम सीरीज में जोड़ें तो 8 आएगा, और पैरेलल में जोड़ें तो 50 आएगा। तो आंसर हो गया 40 और 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हर तरह का मैं लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। अगला है 3 कैपेसिटर हैं मेरे पास 4-4 माइक्रोफैरड के। ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है बेटा, ये 4, ये 4, ये 4। अब इन्हें हम कैसे जोड़ें कि आंसर 6 आए? इस तरह के भी क्वेश्चंस कीजिएगा, ये भी एग्जाम में आते हैं। 4 माइक्रोफैरड के, 4-4 माइक्रोफैरड के हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, और हमें इनको जोड़ के 6 माइक्रोफैरड बनाना है। तो हम कैसे जोड़ें? सीरीज में जोड़ेंगे तो आंसर कम हो जाएगा, 4 से कम आएगा आंसर सीरीज में। पैरेलल में जोड़ेंगे तो आंसर 12 आएगा, तो ये तो हटा ही दो। अच्छा, 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 1 को सीरीज में, है ना। ये सी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। 2 को यदि मैंने पैरेलल में जोड़ दिया और 1 को सीरीज में, तो आंसर कितना आ जाएगा? सोचो, ये 8, ये 4, 2 पैरेलल 1 सीरीज, तो
तो टोटल आंसर हो जाएगा 8 इंटू 4/8+4 यानी 32/12। तो ये भी 6 नहीं आ रहा, तो 100% आंसर डी होगा। ये 6 के इक्वल नहीं आ रहा, तो 100% आंसर डी होगा। करके देखते हैं। 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो क्या इससे आंसर 2 इन सीरीज 1 इन पैरेलल 6 आ सकता है? क्या इससे आंसर 6 आ सकता है? डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ये दोनों पैरेलल सीरीज में है, इनकी जगह 2 लग जाएगा, है ना। 1 6 हो तो क्या होता है, या करके दिखा दे रहा हूँ। 4 इंटू 4/4+4 करो तो 2 आएगा, और 2 और 4 फिर पैरेलल में है तो 6 आ जाएगा। तो डी से आंसर आ रहा है। 2 को सीरीज में जोड़ो, 1 को पैरेलल में जोड़ो, ऑप्शन चेक कर लिया करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, ध्यान से कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। नेक्स्ट, 2 कैपेसिटर हैं C1 C2, चार्ज कितना है 120 वोल्ट और 200 वोल्ट पे। इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच कैन बी मेड जीरो। मतलब इनके कॉमन पोटेंशियल को जीरो करना है। द पोटेंशियल ऑन ईच कैन बी मेड जीरो। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल दिया है 0। C1 की जगह C1 V1 120, C2 की जगह 200 V2 200, सॉरी C2 की जगह C2, V2 की जगह 200 अपॉन C1 प्लस C2। ये 0 हो गया, तो नेगेटिव में आ रहा है। चलो देखते हैं। तो 120 C1 प्लस 200 C2 इक्वल टू 0। 0 कॉमन ले लो, तो 12 C1 प्लस 20 C2। अब 4 कॉमन ले लो, 3 C1 प्लस 5 C2 इक्वल टू 0। तो 3 C1 प्लस 5 C2 इक्वल टू 0 दिया है, नहीं C1 प्लस 5 C2 दिया है 0। ये लगा दो, 3 C1 इज इक्वल टू माइनस 5 C2। नेगेटिव इग्नोर करिए, डी पे लगाइए, सी पे। 3 C1 इज इक्वल टू 5 C2। नेगेटिव को छोड़ते हुए कैपेसिटी तो नेगेटिव में होगी नहीं, तो 3 C1 इज इक्वल टू क्या बेटा बोलेंगे 5 C2। 3 C1 इज इक्वल टू 5 C2। क्या किया, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के कॉमन पोटेंशियल को जीरो कर दिया। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के कॉमन पोटेंशियल को जीरो कर दिया। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के कॉमन पोटेंशियल को जीरो कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट, एक बैटरी को यूज करना है चार्जिंग प्रोसेस में, और फिर हमें एक रेशो निकालना है कितनी एनर्जी स्टोर हुई अपॉन हमने बैटरी को कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना काम किया। बहुत कॉमन क्वेश्चन। हम किसी कैपेसिटर को पहले चार्ज करते हैं तो हमें एक रेशो निकालना है कि कितना पहले निकालना है, कितनी एनर्जी स्टोर हुई अपॉन हमने कितना काम किया। तो एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले पढ़े होंगे, हाफ QV हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो ये होते हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले, E स्टोर्ड। अच्छा, हमें कितना काम करना पड़ता है, वर्क एक्सटर्नल हम कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल के फॉर्मूले से। वर्क एक्सटर्नल हम कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल के फॉर्मूले से। तो वर्क होता है या एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क होता है QV, है ना। हाफ QV तो एनर्जी स्टोर होती है, आधी लॉस हो जाती है बेटा। आप अपने मोबाइल को ही चार्ज करते हो, देखते हो चार्जर गर्म हो जाता है, मोबाइल गर्म हो जाता है, कुल मिला के ये कि एनर्जी का लॉस होता है। क्यों, काम तो आप इतना करते हो QV, लेकिन स्टोर होता है हाफ QV, बाकी आधा नुकसान हो जाता है। काम आप कितना करते हो QV, पोटेंशियल के फॉर्मूले से सोचो, लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर होती है हाफ QV, आधे पार्ट का नुकसान हो जाता है। तो हमें ऊपर किसे रखना है, एनर्जी स्टोर्ड यानी इसको, और फिर हमें नीचे रखना है वर्क यानी इसको। दोनों को यदि मैं डिवाइड करूंगा फर्स्ट को सेकंड से, QV से QV कट जाएगा,
ई स्टोर्ड अपॉन वर्क एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, ई स्टोर्ड अपॉन वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ। ई स्टोर्ड अपॉन वर्क एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बेटा, बोलेंगे हाफ। ई स्टोर्ड अपॉन वर्क एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बेटा, बोलेंगे हाफ। ई स्टोर्ड अपॉन वर्क एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बेटा, बोलेंगे हाफ। ई स्टोर्ड अपॉन वर्क एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बेटा, बोलेंगे हाफ। क्लियर है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। अगला उससे भी कॉमन क्वेश्चन, एक प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको कई प्लेटों से जोड़कर बना रहे हैं। मान लो जैसे 3 प्लेटें हमने जोड़ी, तो 3 प्लेट मिलके देखो 2 कैपेसिटर बनाएंगी, है ना। और 4 प्लेट जैसे हैं तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये। तो जितनी प्लेटें होती हैं ना, उससे एक कम कैपेसिटर बनता है। जैसे 4 प्लेटें हैं तो 4 प्लेटें मिलकर 3 कैपेसिटर बना रही हैं। n प्लेटें हो तो n प्लेटें मिलकर कितना कैपेसिटर बनाएंगी, n-1 इंटू सी। याद रखिए, n प्लेटें मिलके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 4 प्लेटें हैं और 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। 3 प्लेटें होंगी तो 2 कैपेसिटर बनेंगे, ये पहला ये दूसरा। तो हमेशा एक कैपेसिटर कम बनता है। अगर n प्लेटें होंगी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे बेटा, बोलेंगे n-1 इंटू सी। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2 मेटेलिक स्फीयर है जिनके रेडियस कितने दिए हैं, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये 1 यहाँ नहीं छपा है, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस कितने हैं बेटा, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 2 मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनके कितने हैं बेटा, रेडियस कितने हैं, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जिनके रेडियस कितने हैं, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इन पे चार्जेस कितना है, इतना चार्ज है। इनको क्या किया, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर निकालना है। फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर, तो मुझे पता है जो चार्ज है ना, वो रेडियस के रेशो में या कैपेसिटी के रेशो में बढ़ता है। तो एक पे को चार्ज मिलेगा मान लो x, तो दूसरे को चार्ज, यानी बड़े वाले गोले को बड़ा बना देते हैं, बड़े वाले गोले को चार्ज मिलेगा 3x। जो चार्ज बढ़ता है वो साइज के हिसाब से बढ़ता है। तो एक का रेडियस अगर 1 है, एक का 3 है, तो चार्ज भी उसी रेशो में बढ़ेगा। तो एक पे चार्ज होगा x, एक पे होगा 3x। हमें किस पे निकालना है, बड़े गोले का चार्ज, यानी हमें 3x निकालना है। तो आप क्या करो, टोटल चार्ज कैसे निकालो, x प्लस 3x, और यहाँ भी टोटल चार्ज को जोड़ दो, तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻²। इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻²। तो 4x बराबर क्या आ गया, 4 इंटू 10⁻²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x कितना आ गया, 10⁻²। तो अगर इस पे चार्ज पूछा होता तो इस पे तो आ जाता 10⁻²। हमसे पूछा बड़े स्फीयर पे कितना चार्ज है, तो बड़े स्फीयर पे चार्ज है 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² कूलम। कितना हो जाएगा बेटा, बोलेंगे 3 इंटू 10⁻² कूलम, यानी आंसर आ जाएगा बी। बड़े स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻² कूलम, यानी आंसर आ जाएगा बी। बड़े स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, 3 इंटू 10⁻² कूलम, यानी आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हवा में कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका हवा में कैपेसिटी कितनी है, 6 माइक्रोफेरेड। कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी एयर में कैपेसिटी कितनी है बेटा, 6 माइक्रोफेरेड। तो कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जिससे उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 30 माइक्रोफेरेड। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला सोचना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। सी मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स ऑफ सी एयर। सी मीडियम इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स ऑफ सी एयर। ये दिया है 30 और ये दिया है 6, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया 5, तो ये तो आंसर में नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है मीडियम की परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन। अब फॉर्मूला लगा दो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। अब फॉर्मूला लगा दो एप्सिलॉन इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, आपको याद भी होना चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, हमने निकाल लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 40 और 2 42, कैरी 4, और 5 8 ज़ा 40 और 4 44। तो ये आ गया 44.25 इंटू 10⁻⁻12। ये आंसर आ गया। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ गया, परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन, 44.25 इंटू 10⁻⁻12। अभी भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो 2 डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो, 0.44 इंटू 10⁻⁻10, 0.44 इंटू 10⁻⁻10 यानी सी। एप्सिलॉन की यूनिट याद होनी चाहिए आपको, न्यूटन स्क्वायर बाय कूलम मीटर स्क्वायर या फेरेड पर मीटर, दोनों यूनिट याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ध्यान से कीजिए, एप्सिलॉन की या एप्सिलॉन नॉट की 2 यूनिट्स होती हैं, न्यूटन स्क्वायर बाय कूलम मीटर स्क्वायर या फेरेड पर मीटर। एप्सिलॉन की यानी परमिटिविटी की या एप्सिलॉन नॉट की एब्सोल्यूट परमिटिविटी की 2 यूनिट्स होती हैं। क्या क्या होती है, न्यूटन स्क्वायर बाय कूलम मीटर स्क्वायर या फेरेड पर मीटर। क्लियर है, एप्सिलॉन आर या के की कोई यूनिट नहीं होती, एप्सिलॉन आर या के की कोई यूनिट नहीं होती, एप्सिलॉन आर या के की कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है। नेक्स्ट है 4 कैपेसिटर है, C1 कहाँ लगा है, यहाँ पे, तो इसकी कैपेसिटी दी है C, इसकी कैपेसिटी दी है C। C2 कहाँ लगा है, यहाँ, तो ये कैपेसिटी है 2C। C3 कहाँ लगा है, यहाँ, तो इसकी कैपेसिटी है 3C। और C4 कहाँ लगा है, ये, तो इसकी कैपेसिटी है 4C। 4 कैपेसिटर लगे हैं बेटा, दिख रहे हो तो, C1C, C2 2C, C3 3C और C4 4C। तो होगा क्या, बैटरी ये लगी है और बड़ा बना देता हूँ, तो बैटरी से चार्ज बहेगा, टोटल कितना बहेगा Q, तो कुछ ऊपर जाएगा Q1, कुछ यहाँ जाएगा Q2। तो जरा ये Q1 चार्ज को देखो, Q1 का क्या होगा, इन तीनों में से Q1 चार्ज बहेगा, ऊपर के जो तीनों हैं, है ना, एक बार जो चार्ज ऊपर गया वो इन तीनों से बहेगा, C2 C1 और C3 से, और C4 से अलग चार्ज बहेगा। तो वही मुझे रेशो निकालना है कि ऊपर कितना चार्ज जा रहा है अपॉन नीचे कितना चार्ज है। ऊपर C2 लगा है तो ऊपर का चार्ज अपॉन नीचे का चार्ज, इसका रेशो निकालना है। तो मुझे बताओ 3C 2C और C काय में दिख रही हैं आपको, सीरीज में, 3C 2C और C ये तीनों काय में, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट निकालो। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/3C प्लस 1/2C प्लस 1/C। एलसीएम ले लो, C इक्विवेलेंट निकल रहा है इन तीनों का, एलसीएम ले लिया 6C, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 6, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 6, तो C इक्विवेलेंट आ गया बेटा ऊपर वालों का 6C/11, 6 3 9 2 11, C इक्विवेलेंट आ गया 6C/11। अब हमने पढ़ा है जो चार्ज होता है वो कैपेसिटी के रेशो में बढ़ता है, मतलब Q1/Q2 कितना होगा, जो ऊपर की ब्रांच से जा रहा है अपॉन जो नीचे की ब्रांच से जा रहा है, ऊपर की कैपेसिटी अपॉन जो नीचे है वहां की कैपेसिटी, ऊपर का चार्ज अपॉन नीचे का चार्ज इक्वल टू ऊपर की कैपेसिटी अपॉन नीचे की कैपेसिटी। तो ऊपर की कैपेसिटी आ गई 6C/11, 6 मैंने कैसे बना दिया, 6C/11, और नीचे की कैपेसिटी है दिख रही हो तो 4C। नीचे की कैपेसिटी, नीचे यानी ये वाली ब्रांच की बात हो रही है, नीचे वाली ब्रांच की कैपेसिटी कितनी दिख रही है आपको, 4C। तो ये आंसर आ गया बेटा, C से C कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 3/22। चार्ज रेशो क्या आ गया, 3/22, यानी ऑप्शन बी। चार्ज रेशो क्या आ गया, 3/22, यानी ऑप्शन आ गया बी। चार्ज रेशो क्या आ गया, 3/22, यानी ऑप्शन आ गया बी। चार्ज रेशो क्या आ गया, 3/22,
यानी ऑप्शन आ गया बी। चार्ज रेशो क्या आ गया 3/22 यानी ऑप्शन आ गया बी। बहुत ध्यान से। नेक्स्ट, दो कंडेंसर हैं दिख रहे होंगे सी और C/2। कैसे जोड़ें? वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ें। इनको चार्ज करने में कितना काम करना पड़ेगा वो बताना है। देखो ये टोटल चार्ज में मान लेता हूँ Q, मान लेता हूँ कि इससे कितना चार्ज बह रहा है Q1, मान लेते हैं इससे कितना चार्ज बह रहा है Q2। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा दिख रहा हो तो CV, Q बराबर CV होता है, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C कितना है C/2 और V तो V है तो CV/2। Q1 कितना हो जाएगा CV और Q2 कितना हो जाएगा CV/2 दिख रहा है। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, दोनों को जोड़ दो, CV प्लस CV/2 तो 3/2 CV। कितना आ गया टोटल चार्ज बेटा, बोलेंगे दोनों चार्जों को जोड़ दो तो 3/2 CV। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क, तो निकाल लो, फार्मूला लगा दो एनर्जी का कोई, हाफ क्यू भी लगा दो। वर्क या एनर्जी एक ही चीज होती है, हाफ क्यू भी लगा दो। तो हाफ, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है 3/2 CV, पोटेंशियल कितना है V। हाफ चार्ज कितना है 3/2 CV, पोटेंशियल कितना है बेटा, बोलेंगे V। क्या आंसर आ गया 3/4 CV स्क्वायर। क्या आंसर आ गया 3/4 CV स्क्वायर। क्या आंसर आ गया 3/4 CV स्क्वायर यानी बी। आंसर क्या आ गया 3/4 CV स्क्वायर यानी कि बी। आंसर क्या आ गया 3/4 CV स्क्वायर यानी कि बी। बहुत ध्यान से, आंसर क्या आ गया 3/4 CV स्क्वायर यानी कि बी। नेक्स्ट, ये बहुत आते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है कैपेसिटर की। अभी आया है बेटा 2021 नीट में। एरिया ए है, सेपरेशन डी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्मूले हमने याद किए हैं। कहाँ? EM वेव में। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के हमने फॉर्मूले दो याद किए हैं। पहला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और दूसरा है हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो ये तो इसके जैसे दिख रहा है, एप्सिलॉन के जैसा, तो ये फार्मूला नहीं, मेन हमें इससे मतलब होगा। तो कुछ खास नहीं करना, हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही निकालना है। ई को हटा दो बस। ई की जगह क्या लिख सकते हैं V/D। ई की जगह क्या लिख सकते हैं V/D। ई की जगह लिख दो V/D। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय D स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है 2021 में। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय D स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय D स्क्वायर। ध्यान रखना, कभी एनर्जी पूछते हैं, कभी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछते हैं। तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो ये आपकी कंप्लीट हुई कैपेसिटी क्रैश कोर्स सीरीज में। होप आपको समझ में आई होगी। ये मेरी गारंटी है कि जो कुछ आएगा इसके जैसा आएगा या यही आएगा। क्लियर है बच्चा? ओके बच्चों, गुड बाय। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए